जो नया लो बना, यानी कि इस महीना अगस्त में 580 पॉइंट का जो 580 पॉइंट का जो रेंज बना डेप्थ, वो डेप्थ से हमारा 500 पॉइंट अभी तक बन चुका है। तो अभी क्या हुआ, पहले 223 पॉइंट का यहाँ पे हमारा थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, बट आप फिबोनाची को यूज कर रहे हैं, तो फिबोनाची बताता क्या है, वो यहीं से आपका स्टडी शुरू होता है। यानी कि आपको मैंने बताया था 4 तरह से ये हो सकता है, चाहे स्ट्रेट एक ही साथ में 580 पॉइंट कवर कर लेगा ऊपर या नीचे, या नया हाई बनेगा उससे लोअर लो जो हायर लोज क्रिएट करेगा, या नया लो बनेगा लोअर हाईज क्रिएट करके इसको कवर करेगा। इसको तो कवर करना ही है 580 पॉइंट का डेप्थ। ये हुआ क्या, 1 अगस्त में आपका जो भी डेप्थ बनाया, 2 अगस्त में क्या हुआ, ये नया लो 19,407 426 कुछ बना, फिर से क्या हुआ 296 बना, यानी कि 499 पॉइंट का अभी हो गया, डेप्थ बन गया। तो हम पॉइंट को देखेंगे, ये नंबर्स को नहीं, नंबर्स इतने इंपॉर्टेंस नहीं है। तो क्या हुआ, पहला दिन कुछ डेप्थ दिया, उसके बाद में 221 पॉइंट का जब नीचे के तरफ गया, यानी कि डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। अभी 358 दिया, 490 पॉइंट भी हो गया, यानी कि यहीं से ये रिट्रेस हुआ है। डे एंड में वो, ये तो हम डे का लो से कैलकुलेट कर रहे हैं, डे एंड में ये 455 पॉइंट से ऊपर में क्लोज हुआ, यानी कि फिबोनाची का ये तो रो जोन है, इसको रिवर्सल जोन बोलते हैं। तो रिवर्सल अभी हो गया, रिवर्सल जोन में वो आ गया, यानी कि ये रिवर्सल जोन में अभी आ गया। तो अभी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा, यानी कि रिवर्सल 490 पॉइंट होके वो आया है, 580 नहीं हुआ, 490 होके आया है। तो 490 होके जब ऊपर के तरफ जा रहा है, तो क्या करेगा, वही 221 पॉइंट का रेंज भी वो फिक्स करेगा, यानी कि लो से प्लस 221, यहाँ यहीं से प्लस 221 जो है वो फिर से अप ट्रेंड का ब्रेकआउट देगा, लो से जो लो बन चुका है, यानी कि 19,296 बन चुका है, यहीं से 221 पॉइंट अगर आप जोड़ते हैं, ये आता है 19,517 रुपया 30 पैसा, यही आता है, यही आता है। तो 17 में क्लोज हुआ है, तो अगर ये मेंटेन करता है 17 के ऊपर में, ये 654, 751 एंड 875 ये आएगा। ये 875 जब हो जाएगा, ये जब 875 हो जाएगा तो नया हाई बन गया। 875 से 296 आप निकालेंगे तो 580 बनेगा। तो आपको तो 580 से मतलब है, 580 तो बनेगा, जिस तरह से बनना है बनेगा। डाउन तरफ हो गया, 490 पॉइंट आया, बट वहीं से रिवर्सल से वो जा रहा है। तो रिवर्सल से जब जा रहा है ऊपर, तो लो से आप कैलकुलेशन करो, लो से कैलकुलेशन जो बन चुका लो, तो उसमें से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके आप डिफाइन करो। 517 अगर हो गया तो ऊपर जाएगा, जाके 875 में वो 580 पॉइंट का कवर करेगा। अगर ये 516-17 के ऊपर में मेंटेन नहीं करता है, नीचे आता है, तो उसको आना पड़ेगा 19,216। ये 19,216 हो जाएगा तो भी वो 580 को कंप्लीट करेगा। तो यही होता है इसका लॉजिक, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन आपका सही है, वो वीडियोस को एक बार देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए ये काम नहीं करेगा। तो आपको ये जो कैलेंडर्स के स्प्रेड का मैंने दिया, सारे स्प्रेड का मैं अभी आपके ग्रुप में दूंगा, तो उसमें आपको सीखने के लिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हाँ ये एक टिप्स मिल गया, ले देते हैं, 900 का प्रोग्राम में ज्वाइन हुए थे, 500 मिल गया तो बढ़िया है। तो इस तरह से माइंड सेट में पढ़ेंगे तो वो कोई काम का नहीं है। बट वो पर्सन टू पर्सन जिसका जैसे सोच, उसको उसी तरह से रिवार्ड, तो उसमें मेरा कोई रोल इतना है ही नहीं। फाइन, तो आगे का सिचुएशन में बढ़ते हैं, आगे का पोजीशंस में बढ़ते हैं, आगे का कोर्स में बढ़ते हैं। आज बहुत बढ़िया चीज आप सीखने वाले हैं, एंड आज का जो आप सीखेंगे
ये एक बहुत बढ़िया मेथड है। जो जेड स्कोर वाला मेथड सीखेंगे, बुल बियर स्प्रेड वाला मेथड सीखेंगे। ये बुल बियर स्प्रेड का जो होता है कॉम्बिनेशंस, इसको किस तरह से इनिशिएट करने से प्रॉफिट में आएगा, ये भी सीखेंगे। इसके पीछे में बहुत सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। वो थोड़ा समराइज कर देता हूँ। वो कंटेस्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट में नहीं है, यानी कि इस बार का प्रोग्राम में वो सब्जेक्ट नहीं है, तो बियॉन्ड सब्जेक्ट, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गया मान लीजिए। जो पुट कॉल रेशियोज होते हैं उसमें से कैसे हम पुट कॉल रेशियोज हुआ, कभी आपका आईवीज हुए, तो आईवीज जो होता है, सुबह में मैंने भी बताया था, आईवीज ऑफ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन अलग होते हैं। तो जहां पे हम बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड का बात करते हैं, अभी जो स्ट्रेटेजी आप सीखेंगे, बुल कॉल प्लस बियर कॉल, जो भी नियम है वो तो फॉलो करेंगे। बियर कॉल एंड उसी तरह से बियर पुट एंड बुल पुट, वो भी आप ये करेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हम बनाते हैं, कॉल के साथ में कॉल का कॉम्बिनेशन क्यों बनाते हैं, पुट के साथ में पुट का कॉम्बिनेशन क्यों बनाते हैं, इसके पीछे में बहुत सारा कारण है। पहला कारण ये है, कॉल के जितने भी आईवीज हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे, पुट के जो आईवीज हैं उसमें बहुत अंतर है। यानी कि इसमें जितने भी कॉल के आईवीज है वो कम है, वो पुट के आईवीज ज्यादा है। तो अगर आप उसका कॉम्बिनेशन बनाए, बुल कॉल ले लिए, बेयर पुट ले लिए, तो वो स्ट्रैटेजी लॉस में ही जाएगा। क्योंकि दोनों का आप मैथमेटिकली जबरदस्ती तो उनका डेल्टा वेल्टा सब बैलेंस कर देंगे, बट उनका बिहेवियर अलग रहेगा। यानी कि जिसका आईवीज कम है उसका बिहेवियर थोड़ा शिथिल होगा, स्लो होगा। जिसका आईवीज ज्यादा है उसका बिहेवियर थोड़ा अग्रेसिव होगा। तो उस केसेस में आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए एडजस्टमेंट सिर्फ मैथमेटिकली जबरदस्ती होना नहीं चाहिए। एडजस्टमेंट जब आप कर रहे हो, इन वैल्यूज को भी देखो। एडजस्टमेंट मैथमेटिकली तो जबरदस्ती कर सकते हो, बट इन वैल्यूज से उनका आने वाले बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। इसीलिए बुल कॉल के साथ में बियर कॉल का रिलेशनशिप बैठाना जरूरी है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी आप लोगों में होंगे जो ऑप्शंस को खरीदते हो इंट्राडे के लिए, ऑप्शंस को बेचते हो इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए ऑप्शंस को जब आप खरीदते हो, इसका भी एक नियम है। आप हर कोई ऑप्शंस को खरीद लोगे तो पैसा नहीं बनेगा। जब भी कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन नियरेस्ट 4-5 स्ट्राइक का एवरेज ले लो, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शंस का आईवीज में 30% का डिफरेंस रहेगा। यानी कि 30%, ये अगर 10 है ये 13 होना चाहिए। अगर 30% डिफरेंस है, प्लस और माइनस 30% का डिफरेंस है, उस समय में ट्रेंड को देख के ऑप्शंस को खरीदना, वो एक वाइजेबल ट्रेड है। ध्यान रहे, ऑप्शंस का जो आईवीज है उनमें कॉल एंड पुट का आईवीज में 30% का फैसला रहना चाहिए, डिफरेंस रहना चाहिए, डिस्टेंस रहना चाहिए। तब जाके बाइंग ऑप्शन ट्रेड में फायदा मिलेगा। वो भी अगर ट्रेंड देख के आप करते हो तो। अगर उनका डिस्टेंस उतना नहीं है, 30% नहीं है, आप ट्रेंड देख के भी अगर कॉल पुट को कुछ खरीदते हो तो वो फायदा देने वाला नहीं है, वो फायदा नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनका जो डेल्टाज है, जो थीटाज है, इनका जो रीबैलेंसिंग एक्ट है वो बहुत कम है। रीबैलेंसिंग के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए इसमें बनेगा नहीं। दूसरा चीज देखो, कभी कभार कुछ कुछ ऑप्शंस का आईवीज इक्वल होते हैं। जैसे कि मोस्टली जब भी हमारा रिजल्ट का महीना होता है उस समय में आईवीज इक्वल हो जाते हैं। अभी निफ्टी का आपने देख लिए, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शनिवार को रिजल्ट आने वाला था। इसका देखो, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शंस का आईवी ऑलमोस्ट इक्वल, 25 यहाँ पे 25। तो इस तरह का केसेस में ऑप्शंस को खरीदना या बेचना दोनों मुनासिब नहीं है। जब बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस का आईवीज इक्वल रहते हैं, उस समय में उन स्ट्राइक्स में काम करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि
यहाँ पे इक्वल है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन इक्वल है। ट्रेडर्स का व्यू 50% अगर बोलते हैं कि ऊपर जाएगा रिजल्ट के बाद में, 50% बोलते हैं नीचे आएगा रिजल्ट के बाद में। इस तरह का सिचुएशन है। तीसरा, जब भी पुट ऑप्शंस के आईवीज कॉल ऑप्शन से ज्यादा रहते हैं, पुट ऑप्शंस के आईवीज कॉल ऑप्शन से ज्यादा रहता है, उस समय में उसको बायर मार्केट माना जाता है। यानी कि पुट ऑप्शन वो तो 30% रूल रहेगा, उसके अलावा पुट का अगर आईवीज ग्रेटर देन है कॉल के आईवी से, तब वो बायर्स मार्केट है। यानी कि कॉल के तरफ से, कॉल परचेज में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, पुट परचेज में ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ट्रेंड को देख के अगर करते भी हो, उसमें कॉल बाइंग साइड में मेजर प्रॉफिट्स विल कम। तो ये भी एक चीज है। जब कॉल के आईवीज पुट के आईवीज से ज्यादा रहते हैं, वो सेलर मार्केट है, डाउन ट्रेंड मार्केट है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारे चीज, छोटे छोटे चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये फंडामेंटली सोचने के लिए, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो दो तरह से निकलता है। एक है ओपन इंटरेस्ट बेस्ड पुट कॉल रेशियो। ओपन इंटरेस्ट, पुट का जितना ओपन इंटरेस्ट उसको डिवाइड कर दो कॉल के ओपन इंटरेस्ट से, जो रेशियो निकला उसको पुट कॉल रेशियो बोलो। दूसरा, ये जो वॉल्यूम बेस्ड पुट कॉल रेशियो, जितने ट्रेडेड वॉल्यूम है पुट का, ट्रेडेड वॉल्यूम ऑफ कॉल का, इसको डिवाइड कर दो पुट कॉल रेशियो मिलेगा। ये दोनों ही वैलिड रेशियोज है। यानी कि जो वॉल्यूम बना, आइदर वो ट्रेड्स ऑफसेट हो गए या वो ट्रेड्स अभी ओपन में है, एक पोर्शन ओपन में है। तो वो जो वॉल्यूम बेस्ड जो पुट कॉल रेशियो होता है, वॉल्यूम बेस्ड पुट कॉल रेशियो इंट्राडे का ट्रेंड का कंटिन्यूएशन या वो ट्रेंड वही रहेगा उसका गारंटी देता है। यानी कि अगर ये पॉजिटिव 1 के ऊपर में रहते हैं पुट कॉल रेशियो इंट्राडे के लिए, जब भी ये 1 के ऊपर में चला गया, मान लीजिए अभी मार्केट पॉजिटिव में है, वॉल्यूम बेस्ड पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर चला गया, यानी कि पॉजिटिव में ही मार्केट क्लोज होगा। अगर वो 1 के ऊपर नहीं जा रहा है तो मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो नहीं सकता, नेगेटिव में आ जाएगा शायद। तो ये भी एक इंडिकेटर है। तो ये एक चीज आपको, ये हो गया वॉल्यूम बेस्ड। जो आपका ओपन इंटरेस्ट बेस्ड है, इसमें भी ट्रेंड पता चलता है। जब ये 1.168 के ऊपर में रहता है सिर्फ निफ्टी का, तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा। जब ये 0.85 पे आ जाता है, उस समय में डाउन ट्रेंड हो जाएगा। अगर ये 0.95 से 1 के बीच में रहते हैं, कंसोलिडेशन रहेगा। ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस बहुत मायने रखते हैं। बट कुछ कुछ प्लेसेस में आप देखे होंगे, अभी ये वॉल्यूम का ओपन इंटरेस्ट का दोनों को मिला के वो लोग दे रहे हैं, वो गधा वाला मेथड है, वो उसका कोई वैलिडेशन नहीं है, मैथमेटिकली वैलिड नहीं है, लॉजिकली भी वैलिड नहीं है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं आजकल, मैंने एक यूट्यूब चैनल या कहीं पे ऐसे एक वीडियो देखा था जहां पे उन्होंने क्या किया है, ये वॉल्यूम प्लस ओपन इंटरेस्ट दोनों को मिला दिए, यहाँ पे भी मिला दिए, दोनों को डिवाइड कर दिए, दोनों अलग अलग है। वॉल्यूम जो है उसका एक हिस्सा ओपन इंटरेस्ट में अभी भी बाकी है, एक हिस्सा ऑलरेडी क्लोज हो गया है। तो इसीलिए वॉल्यूम का एंड इसको मिलाना एक ब्लंडर है, वो एक मिस्टेक है, उसका रेशियोज निकालना वो एक मिस्टेक है, उसको निकालिए मत, दोनों को अलग अलग रखिए। ये हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट वाला चीज। आपको ये भी मैंने बता दिया, कॉल को क्यों कॉल के साथ में आपको एडजस्टमेंट करना है, पुट को क्यों पुट के साथ में एडजस्टमेंट करना है, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए, सब स्ट्रैटेजी के लिए नहीं है। इसको मत एक ब्लैंकेट रूल मत मान लो। अगर कॉल को जब ये हम बॉक्स स्प्रेड करते हैं, कॉल कॉम्बिनेशन को पुट में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जब हम कैलेंडर स्प्रेड करते हैं, उस समय में लॉजिक्स अलग होते हैं। ये बुल बियर स्प्रेड जब करते हैं, इसका भी लॉजिक अलग होता है। तो यहाँ पे बुल बियर स्प्रेड का जो स्ट्रैटेजी है, इसमें कुछ नियम्स है, कुछ कुछ ऐसे थॉट डाले कि ये न्यूट्रलाइज भी हो जाए, डेल्टा का न्यूट्रलाइजेशन भी आ जाए, फायदा भी मिले। तो ये न्यूट्रलाइजेशन होगा क्या, जैसे कि मैंने बताया आपको,
थीटा जब तक आप ±5 में नहीं रखते हो वो स्ट्रैटेजी फायदा देने वाला नहीं है, 1 रुपया फायदा नहीं आएगा। इसी तरह से जब आप ये बुल बियर स्प्रेड बनाते हो, इन स्प्रेड में डेल्टा बहुत महत्वपूर्ण है। डेल्टा का 30% रहना मुनासिब है। 30 से डेल्टा कम रहा वो स्ट्रैटेजी कोई काम का नहीं है, उसमें कोई फायदा मिलेगा नहीं। अगर वो 40-50 हो गया उसमें भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ पे? जब 30 में रखते हो। तो 30 में रखने के लिए क्या है रूल? तो यहाँ पे एक हम कुछ रूल्स बनाएंगे। जब ये 30 में रहता है तो उसमें क्या आइडियल कंडीशन बनता है, ये 30 में रह जाता है। क्योंकि हमें तो वो डेल्टा वेल्टा कैलकुलेट करके कुछ जबरदस्ती करना नहीं है, हमें सरल तरीके से पढ़ना है। ऐसे स्ट्रैटेजी बना दे हमारे जानकारी का बिना ही वो डेल्टा न्यूट्रल हो जाए। तो यहाँ पे बुल एंड बियर स्प्रेड का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉल में एक बुल स्प्रेड बनेगा, उसी कॉल में हम बियर स्प्रेड भी बनाएंगे। कॉल बुल स्प्रेड एंड कॉल बियर स्प्रेड। क्यों कॉल बुल स्प्रेड एंड पुट बियर स्प्रेड क्यों नहीं? पुट का आईवीज अलग है। अगर कॉल को पुट के साथ में मिला देते हैं, इसलिए आईवीज का मिसमैच से वो हमें प्रॉफिट नहीं देता। इसीलिए हम क्या करेंगे, कॉल बुल स्प्रेड के साथ में या कॉल बुल स्प्रेड के साथ में वही कॉल का बियर स्प्रेड बनाएंगे। बना के हम एडजस्टमेंट ऐसे बनाए कि हमारा डेल्टा भी 30% में आ जाए, रिस्क भी घट जाए। उसमें कैसे करें? बुल कॉल स्प्रेड निफ्टी में बनाते हो 200 पॉइंट का डेप्थ रखो या ज्यादा जो भी रखना है आप रखो, बट उसमें 1:1 रिस्क रिवार्ड रहना चाहिए। 1 रुपया रिस्क तो 1 रुपया रिवार्ड। तो ये हुआ पहला कंडीशन। उसके बाद में आपको बियर कॉल स्प्रेड जो बनाना है उसमें नियर मंथ को यूज करो, करंट मंथ को यूज मत करो। एंड वो जो बनाओगे बियर कॉल स्प्रेड, उसका जो स्प्रेड होगा वो 100 पॉइंट रहेगा। ये 200 तो वो 100, यानी कि आधा। जो बुल कॉल स्प्रेड बना है उसका आधा स्प्रेड में आपको बियर कॉल स्प्रेड बनाना है, वो भी नियर मंथ का स्ट्राइक एंड करंट मंथ का स्ट्राइक को मिला के। तीसरा आ जाता है यहाँ पे आपने रिस्क रिवार्ड लिया 1:1। तो यहाँ पे जो भी रिस्क है, अगर यहाँ पे 100 रुपया का रिस्क है तो ये जो बियर कॉल आप स्प्रेड बनाओगे इसमें 115 रुपया आपको मिलना चाहिए, यानी कि 115 से 150 रुपया का क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। तब जाके ये डेल्टा आपका न्यूट्रलाइज होगा। डेल्टा न्यूट्रलाइज होगा, ये आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं। एंड आधा रहना चाहिए उसका स्प्रेड, वो भी एक जरूरी है। तो आधा क्यों रहना चाहिए? अगर एक स्पेसिफिक अपमूव बड़ा हो गया तभी भी वो 100 का स्प्रेड है वो उसको संभाल लेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मैंने किया, जनवरी में एक यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड बनाया गया 18,500 18,700, इसको खरीदा गया, इसको बेचा गया। इसका डिफरेंस अगर निकालोगे 10 पैसा यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे 106 रुपया का डिफरेंस, यानी कि 106 रुपया रिस्क। इसको 243 में खरीदे, 137 में आपने बेचे, 106 रुपया रिस्क, 94 रुपीज रिवार्ड। तो पूरा एग्जैक्टली आपको नेक टू नेक नहीं मिलेगा, बट हाफ टू हाफ मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। 106 रिस्क, 94 रिवार्ड। हमें क्या करना है, ये जो 106 हमारा रिस्क है इसका 115%, यानी कि लगभग 122 रुपया का हमें क्रेडिट लेना है। कैसे? हम जो है ये जून का है, जनवरी का नहीं, जून का है। तो ये जून का जो महीना है इसमें से हम जून में तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो 500-700 हो गया इसके ऊपर का स्ट्राइक हम लेंगे, 18,700 के नीचे का स्ट्राइक ले ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम जुलाई का 19,000 का कॉल को बेचे एंड जून का एक हेज कर लिए 19,100, क्योंकि यहाँ पे 200 का डेप्थ है, यहाँ पे 100 का डेप्थ रखेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमें 122 रुपया मिल गया। 106 का रिस्क, 122 हम ले लिए, 115%। और कोई दूसरा स्ट्राइक 19,000 18,900 भी मिल रहा है, भी ले सकते हैं। हमें 150 तक हम जा सकते हैं। इस प्रोसेस में जब हम बनाए ये डे एंड का प्रोसेस, तो देखा गया कि यहाँ पे कुछ दिन तक ये चलता है, छोटे छोटे लॉसेस में कन्वर्ट हुआ।
नहीं पुट है। ये जो छोटे छोटे लॉसेस में आया, छोटे प्रॉफिट्स आए, सो फाइनली ये क्लोज होता है एक 15 से 1800 रुपया का प्रॉफिट में। इसको एनहांस भी किया जा सकता है, इसे नहीं है कि ये तो स्टैटिक हिसाब से हम बना दिए जून का महीना जुलाई का महीना लेके, बट अगर इसको भिक्स देख के बनाए तो बढ़िया है। भिक्स से क्या पता चलता है? भिक्स से दो चीज आप कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर में आप देखते हैं टॉप एंड बॉटम, उसमें कंफ्यूज होने का कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग ये मुझे बोले, मैसेज किए कि आपने भिक्स का एक सॉफ्टवेयर दिया है जो हमारा सॉफ्टवेयर में चलता है, उसमें टॉप एंड बॉटम निकलता है। ये जो भिक्स वाला कैलकुलेशन मैंने बताया, इसमें आपका मार्केट का डेप्थ निकलता है। दोनों का अलग अलग यूज है। एक तो डेप्थ है, हाई से लो क्या डेप्थ बनेगा, दूसरा एक प्रोबेबल हाईस क्या बनाएगा, लोज क्या बनाएगा। तो ये एक बनता है, तो इसीलिए दोनों में कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे डेप्थ बना 580 पॉइंट का। जब भी ये अप ट्रेंड ब्रेकआउट देता है, यानी कि 221 पॉइंट का अप ट्रेंड ब्रेकआउट दे दिया, इसी समय में आपको वो बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड इनिशिएट करना है। अगर ये नीचे के तरफ में चले जाता है, नेगेटिव दे देता है, तो उल्टा कर दो उसको, बुल कॉल के जगह में उसको बियर कॉल कर दो, उसी हिसाब से उसका आउट ऑफ मनी में बुल कॉल कर बना दो। तो उसी तरह से उल्टा उल्टा भी कर सकते हो। तो ये जो इसका रिजल्ट को एनहांस करने के लिए, जब भी इस डेप्थ का एक क्लैरिटी मिलता है, पॉजिटिव जाने वाला है, नेगेटिव जाने वाला है, ट्रेंड क्लैरिटी आ गया, उसी समय में अगर इसको इनिशिएट करते हो, तो पहला दिन का तो आपने कैलकुलेशन कर लिया, बट पहला दिन तो आप यूज नहीं कर रहे हो, एंटर नहीं कर रहे हो। जब भी वो ट्रेंड का ब्रेकआउट आया, उसी समय में अगर आप इसको इनिशिएट करते हो, तो यहाँ पे इसका सक्सेसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे तो मैंने 1 जून से ले लिया, वो जस्ट एक एग्जांपल दिखाने के लिए। बट 1 जून में थोड़ी ट्रेंड ब्रेकआउट मिला है। ट्रेंड ब्रेकआउट मान लीजिए 3 जून में मिला होगा, 4 जून में मिला होगा, या 5 जून में मिला होगा, कभी तो बना होगा। यहाँ पे 487 था, मान लीजिए 287, 687 या 700 7 जून को बन रहा है, तो 7 जून को ही इनिशिएट करो, 7 जून के हिसाब से स्ट्राइक लो। ऐसा नहीं है कि जो पहला दिन का था उसी का लो। यहाँ से 7 जून को ले रहे हो तो 18,700 का लो, उसके बाद में 18,900 का लो, उसके हिसाब से आप भी बेचो। तो उसी हिसाब से बनाओगे तो क्या होगा, 700 के जो बना वहां के ऊपर में हो जाएगा, या 800 में जाएगा, 900 में जाएगा, फिर से गिरेगा। तो जो भी एक्शंस उसमें है, वो सैचुरेटेड एक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो भिक्स को देख के ये स्ट्रैटेजी बनाते हो, इसका रिजल्ट अलग रहेगा। ऐसे ही भिक्स को नहीं देख के शुरू मंथ के शुरू में बना देते हो, उसका रिजल्ट अलग रहेगा। तो इसमें फायदा रहेगा, अप ट्रेंड जब आएगा, अप ट्रेंड पेनिट्रेशन होंगे, जब भी वो अप ट्रेंड में मेंटेनेबिलिटी रहेगा, तो आपको फायदा ही होगा। तो ये हो गया आपका जो बुल कॉल स्प्रेड विथ बियर कॉल स्प्रेड। उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, बुल पुट स्प्रेड एंड बियर पुट स्प्रेड भी ले सकते हो। बियर पुट स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड, यानी कि मार्केट ऊपर जाता है तो वो बुल पुट स्प्रेड में फायदा देगा, मार्केट नीचे आता है तो बियर पुट स्प्रेड में ही फायदा देगा। तो इस तरह से बना सकते हो। बट यहाँ पे नियम्स थोड़े अलग होंगे। क्यों नियम्स अलग है? क्योंकि उनका आईवीज अलग रहते हैं। तो यहाँ पे वहां पे था 1:1 का रिस्क रिवार्ड, यहाँ पे 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड हो गया, वही आधा पॉइंट। बट वहां पे आप 115% का रिस्क को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100% का रिस्क को कवर करने वाला स्ट्राइक से आप बेचोगे। एंड इसको जब आप लेते हो नियर एंड फार मंथ में, अगर लेते हो, ये निफ्टी प्रीमियम में है, डीप प्रीमियम में है, अगर इसको नियर एंड फार मंथ में लेते हो, ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसी तरह से आपको ये करना पड़ेगा। एंड बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड ये अप ट्रेंड में ही फायदा देते हैं, एंड बुल पुट स्प्रेड एंड बियर पुट स्प्रेड का डाउन ट्रेंड में फायदा देता है। तो यही दोनों आपको ये करके करना पड़ेगा। एंड बुल इसमें जब भी आप नियर मंथ एंड फार मंथ में भी चला जाते हैं, तो ये भी मार्केट न्यूट्रल होते हैं बहुत सारे केसेस में। यानी कि ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि मार्केट डाउन जाएगा तो प्रॉफिट देगा, ये अप ट्रेंड कंसोलिडेशन भी होगा तो भी ये बुल एंड बियर पुट स्प्रेड भी फायदा दे देता है। यहाँ पे आप देखो 18,100 में लिया गया, ये 17,800 तक आया, यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है इससे, बट फिर से वो कंसोलिडेट होकर 18,800 में चला गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया।
तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन विथ डाउनवर्ड बायस यहाँ पे भी प्रॉफिट देता है, डाउनवर्ड ट्रेंड में भी प्रॉफिट देता है, दोनों। इसी तरह से बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड का कॉम्बिनेशन जो है वो अपवर्ड मार्केट में देगा, नहीं तो अपवर्ड कंसोलिडेशन में भी देगा। ये डाउनवर्ड मार्केट में देगा, नहीं तो डाउनवर्ड पुट का जो कॉम्बिनेशन है डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट देगा, डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन में, यानी कि डाउन ट्रेंड का ग्रेविटी रहेगा, कंसोलिडेशन रहेगा, वहां पे भी प्रॉफिट देगा। जो बुल कॉल स्प्रेड एंड का स्ट्रेटेजी बना वो अप ट्रेंड में प्रॉफिट देगा, अप ट्रेंड कंसोलिडेशन में भी प्रॉफिट देगा, दोनों केसेस में देगा। तो इसी तरह से इसको लिया जाता है, लेने से ये स्ट्रेटेजी फायदा में रहेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अभी मैं आपको जो सिखाने वाला हूं ये है जेड स्कोर वाला सिस्टम। जेड स्कोर हुआ, बीटा डिकपलिंग हुआ, इंडेक्स डिकपलिंग हुआ, सेक्टर डिकपलिंग हुआ, इनको सब पेयर ट्रेड बोला गया है। यानी कि दोनों पेयर में करना पड़ेगा, एक को खरीद रहे हो दूसरे को बेच रहे हो, दूसरे को खरीद रहे हो तीसरे को बेच रहे हो। इसमें फायदा क्या है, रिस्क क्या है, वो भी मैं बता देता हूं। जो पेयर ट्रेड्स होते हैं उसमें लेवल ऑफ एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रहता है, यानी कि जेड स्कोर वाला हुआ या बीटा डिकपलिंग वाला हुआ। और क्या क्या है, एक रेशियो वाला भी है, जस्ट प्राइस रेशियो लेके वो निकाल देते हैं। ये जो आपका रेशियो वाला जो होता है मेथड होता है, प्राइस का रेशियो ले लिए, एक ये दोनों का प्राइस स्प्रेड इतना मेंटेन होता है, इतना 100 मेंटेन होता है, अभी 115 हो गया, ट्रेड इनिशिएट करो, उसका सक्सेस रेशियो 20% है। 10 ट्रेड करोगे तो 2 ही सक्सेस जाएगा, 8 फेल जाएगा। जेड स्कोर वाला पोजीशन में करोगे या बीटा डिकपलिंग वाला पोजीशन में करोगे, यहाँ पे सक्सेस बढ़िया रहता है, 70-80% सक्सेस रहता है। हेजिंग के साथ में करोगे तो इसमें फायदा जरूर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये जितना सरल दिखेगा उतना सरल ये है ही नहीं, तो ये भी हम याद रखो। जब आप यहाँ पे बड़े बड़े पोजीशंस बनाओगे उसको थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देके पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा हेजिंग कंपोनेंट इसमें डालना पड़ेगा। हेजिंग का बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है। किस तरह से आप सोचते हो उसी हिसाब से ये जेड स्कोर वाला पोजीशन आपको फायदा देगा। आपको काम करना पड़ेगा, इसमें डेली काम करना पड़ेगा, एक दिन करके छोड़ देने से नहीं होगा। तो पहले इसको समझ लेते हो क्या ये है, जेड स्कोर का मतलब क्या है। ये डिमांड एंड सप्लाई का इनबैलेंस वो निकालेगा, यानी कि कहां पे डिमांड थोड़ा ज्यादा हो गया, होना नहीं चाहिए था, कहां पे सप्लाई ज्यादा हो गया, वो होना नहीं चाहिए था। वो मार्केट में ऐसे होता है, डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम जो है वो इक्वली मेंटेन नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे रिमोट लोकेशन से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। एक समय में आप जब सोच रहे हो कि हाँ मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड आना चाहिए, उस समय में भी बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड फर्दर भी चलेगा। तो ये जो चीज रहता है वो डिमांड एंड सप्लाई, जो अदर कमोडिटी हुआ उसमें पता चल जाएगा। मंडी को देख लेंगे, हाँ मंडी में है ही नहीं ग्राउंड नट, तो ग्राउंड नट का प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा अपने प्रिंसिपल से डेविएट कर जाते हैं, वहां से थोड़ा हट जाते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल से जो हटना, जो डेविएट होना, यही जो प्रोसेस जो होता है वो जेड स्कोर बताता है। यानी कि जेड स्कोर एक डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच ये दिखाता है। बीटा डिकपलिंग भी वही बोलता है, डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच दिखाता है मैथमेटिकली। यानी कि आप तो ये नहीं, सब ट्रेडर का तो रिव्यू नहीं कर सकते जाके, करोड़ों का ट्रेडर है, किस किस को पूछोगे, कौन सा एफआई को फोन करके पूछोगे भाई आप क्या कर रहे हो, तो ये तो नहीं कर सकते। मैथमेटिकली इसका भी मेथड से फाइंड आउट करने के लिए वही जेड स्कोर करता है। तो ये जेड स्कोर में 2 पैरामीटर्स यूज होते हैं, यानी कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी हम लिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये हो गए 2 पैरामीटर। इसी तरह से निफ्टी विथ रिलायंस आप ले सकते हो, निफ्टी विथ इंफोसिस ले सकते हो,
निफ्टी 50 का जितना कंपनी वो ले सकते हो, यानी कि निफ्टी के साथ में भी जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का सिंबल है वो भी ले सकते हो। तो वो डिपेंड करता है। बाकी का इंडेक्स भी ले सकते हो, फिनांस निफ्टी के साथ में फिनांस निफ्टी का स्टॉक ले सकते हो, आईटी इंडेक्स के साथ में आईटी इंडेक्स का स्टॉक, जितने भी वो इंडेक्स का कंपोनेंट है वो भी ले सकते हो। वो आप कर सकते हो। वहां पे दो चीज रहेंगे, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। जब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आप लेते हो, निफ्टी हर वक्त इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी सेक्टरल है। तो निफ्टी जो है वो है कॉमन इंडेक्स, सेक्टरल नहीं है। वो सारे बैंक भी डूब जाए फिर भी निफ्टी एग्जिस्ट होगा। बैंक निफ्टी डूब सकता है बट निफ्टी एग्जिस्ट करेगा। या निफ्टी से कोई एक कंपनी डूब गया तो निफ्टी नहीं डूबेगा, क्योंकि निफ्टी रहेगा वो है सुप्रीम। उसमें 50 डिफरेंट सेक्टर का जो है जो है स्टॉक्स लगे हुए हैं। तो इसलिए जेड स्कोर मेथड में जिसमें ज्यादा कंसंट्रेटेड कंपनीज है, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, वो हर वक्त इंडिपेंडेंट रूलर रहेगा। जिसमें डाइवर्सिफिकेशन नैरो है वो हर वक्त आपका डिपेंडेंट रहेगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एग्जांपल में निफ्टी हर वक्त इंडिपेंडेंट रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी मूव। तो यहाँ पे जेड स्कोर जब नेगेटिव होगा, हमें इंडिपेंडेंट को खरीदना है एंड डिपेंडेंट को बेचना है। जब ये पॉजिटिव होगा तो हमें इंडिपेंडेंट को बेचना है, डिपेंडेंट को खरीदना है। कौन से वैल्यू में? जितना वैल्यू हम खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे। 2 लाख खरीद रहे हैं 2 लाख बेचेंगे, 20 लाख खरीद रहे हैं 20 लाख बेचेंगे। उसके बाद में जो भी खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उसको हेजिंग भी करेंगे, वो जरूरत पड़ा तो हेजिंग भी करेंगे, तो वो भी हम करेंगे। तो अभी ये जेड स्कोर निकलता कैसे है, इसके लिए हमें क्लोजिंग प्राइस चाहिए पहला। जब दो चीज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी हम ले लिए, बैंक निफ्टी हम ले लिए, निफ्टी ले लिए, ये दोनों का प्राइसिंग अलग है। क्लोजिंग प्राइस तो लिए, डे एंड का हो, करंट क्लोजिंग प्राइस भी हो, तो वो तो ले लिए। बट इसमें कुछ ऐसा हो गया कि कुछ जो हमारा प्राइसेस है वो कभी 1% बढ़ा होगा, कोई 2% गिरा होगा, कुछ तो उसमें कोई इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं। ये अलग अलग प्राइस है, तो ये अलग अलग प्राइस वो सिस्टम के अंदर जा नहीं सकता। जेड स्कोर उसको अलग अलग प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो फॉर्मूला जो है सिर्फ एक ही एंटिटी को लेगा, एक ही एंटिटी को लेगा, एक फैक्टर जेड स्कोर ऑफ ए। आप यहाँ पे ए डाल सकते हो, ये ए फॉर एप्पल हो या ए फॉर अनार हो या ए फॉर जो भी होना है, सिर्फ ए ही जाएगा। तो हमारे पास में तो हो गए दो वैल्यू, निफ्टी आ गया बैंक निफ्टी हो गया। तो ये दोनों को हम एक वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें, उसका वे है। इसको नॉर्मलाइज करेंगे, डाटा को नॉर्मलाइज करेंगे, यानी कि दोनों डाटा को ऐसे हम बना देंगे तो ये नाइदर निफ्टी होगा नॉर बैंक निफ्टी होगा, वो एक अलग वैल्यू आ जाएगा। तो डाटा नॉर्मलाइजेशन का बहुत प्रोसेसेस है। अपना ओरिजिनल स्वरूप को छोड़ के एक नया स्वरूप ले लेना, जिसमें मल्टीपल डाटा का नेचर्स हो, बिहेवियर्स हो, उसी को नॉर्मलाइज डाटा बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को जो पिछले सेशन में, पिछले जो प्रोग्राम हुआ था उसमें जो मैंने वोलेटिलिटी का अलग अलग मेथड कैलकुलेशन बताया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे नॉर्मलाइज करके वोलेटिलिटी निकालना है। क्योंकि डाटा जब ओरिजिनल डाटा जब कंप्रेस हो जाता है, वो नॉर्मलाइज हो जाता है, उसमें एक्यूरेसी भी बढ़ जाता है। तो ये डाटा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये है। हम इसी तरह से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को लेलेन फंक्शन यूज करके करेंगे। डाटा नॉर्मलाइज हो गया, उसका एवरेज ले लेंगे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे, वो नॉर्मलाइज डाटा का। उसके बाद में जेड स्कोर को निकालने के लिए हमारा जो भी स्प्रेड है, नॉर्मलाइज डाटा जो अभी आ रहा है माइनस उसका एवरेज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वो इसी को कर लेंगे तो जेड स्कोर निकल आया। तो जेड स्कोर 10-10 दिन का क्लस्टर में निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है 10 दिन का क्लस्टर क्यों, हम 30 दिन का क्यों नहीं ले सकते? आप ले सकते हो 30 दिन का, 30 दिन का भी लोगे तो यही प्रोसेस चलेगा। क्या हम 60 दिन का ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या हम 90 दिन का ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या हम एक साल का ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि
जो हमारा एक्शंस ऑफ वोलाटिलिटी है, जो एक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है, उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है 30 दिन। उस 30 दिन के बाद में वो अपना स्वरूप बदल देते हैं। तो मैक्सिमम 10 दिन से आप लो 30 दिन तक ले सकते हो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने आपको 2019 से अभी तक का डाटा दिया, सारे डाटा डाल के दिया। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस लिया गया, लेके मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिखाया उसी फॉर्मूला को यूज किया, यानी कि स्प्रेड निकाला, नॉर्मलाइज किया। कैसे स्प्रेड निकाला? निफ्टी इंडिपेंडेंट वैल्यू का एलएन वैल्यू लिया, माइनस बैंक निफ्टी उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइडेड बाय मैंने फिर से निफ्टी का वैल्यू लिया, मल्टीप्लाइड विथ एलएन वैल्यू ऑफ बैंक निफ्टी लिया, नेचुरल लगा देंगे, इसमें से स्प्रेड बन गए। ये जो 16 आया, ये 16 ना निफ्टी है ना बैंक निफ्टी, ये एक अलग वैल्यू है, स्प्रेड वैल्यू है, दोनों का स्प्रेड रिलेशनशिप है, दोनों का नॉर्मलाइज रिलेशनशिप है। तो ये नेगेटिव में निकलता है। अगर बैंक निफ्टी को उल्टा कर दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट बैंक निफ्टी हम उल्टा कर ही नहीं सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी डिपेंडेंट है निफ्टी से। ये सारे दिन का स्प्रेड निकल आया। स्प्रेड निकलने के बाद में हमें एवरेज हम निकाल लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल दिए। ये 10 दिन का, 10 दिन का क्लस्टर में, हर 10 दिन का क्लस्टर में हम इसको निकालते गए। उसके बाद में जेड स्कोर में क्या किए, जो 11वां दिन है, यहाँ पे 3, 6, 3, 6, 3, 9, 10 दिन, ये 10th डे है। 10th डे का प्राइस जो एक्चुअल स्प्रेड है माइनस जो एवरेज स्प्रेड है डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, यही हो गया आपका जेड स्कोर। सो जेड स्कोर ये तो डे एंड का। अगर हमें लेटेस्ट देखना है, जस्ट लेटेस्ट प्राइस अपडेट कर दो यहाँ पे, तो जेड स्कोर निकल आएगा। ये जेड स्कोर बन गया, जेड स्कोर बन गया। कोरिलेशन भी हम निकाल सकते हैं, कोरिलेशन में 2 पैरामीटर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बताएगा कि कितना रिलेशनशिप है दोनों में। ये जेड स्कोर जब +2 होगा, हमें डिपेंडेंट को खरीदना है। डिपेंडेंट कौन सा है? बैंक निफ्टी। ये जब माइनस में जाएगा, इंडिपेंडेंट को खरीदना है। तो बाई इंडिपेंडेंट कौन है? निफ्टी। तो नेगेटिव में निफ्टीज खरीदे जाएंगे, पॉजिटिव में बैंक निफ्टीज खरीदे जाएंगे। तो जब बैंक निफ्टी खरीदते हो तो नेचुरली हो जाता है निफ्टी आपको बेचना है। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे, इसको 2 तरह से कर सकते हो, हेजिंग के साथ में कर सकते हो, नॉन हेजिंग के साथ में कर सकते हो। बड़े लॉट लेते हो तो हेजिंग के साथ में करना पड़ेगा। मान लीजिए 25, ये तो रियल टाइम बेसिस में आप कर सकते हो। 28 जनवरी 2019 को ये 0.25 दिखाया, यानी कि ऊपर में 2 के ऊपर चला गया, प्लस दिया गया। प्लस मीन्स बैंक निफ्टी को खरीदना है, निफ्टी को बेचना है। तो बैंक निफ्टी को खरीदा गया, निफ्टी को बेचा गया। लॉट को ऐसे एडजस्ट किया गया कि जितने वैल्यू खरीदो उतना वैल्यू बेचो। तो ये +2.5 से गिर के यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव जब -2 जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। 31 जनवरी को ये नेगेटिव दिख रहा है। दोनों का प्राइस ये है 10,800, 27,295। यहाँ पे इनका वही 2 लॉट का जो भी उस समय का लॉट था, 3 और 2, 75 का लॉट था, यहाँ पे 20 का लॉट था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया। उसी समय में 2019 का था ये लॉट साइज। तो अगर दिखा जाए, बैंक निफ्टी हम लोग क्या किए हैं, बेचे हैं। इसमें से 25,000 का लॉस लग रहा है, यहाँ पे हमें 38,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 13,000 का बेनिफिट आ रहा है। तो फिर से ये नेगेटिव होके नेक्स्ट 31 जनवरी के बाद में 1 फरवरी को फिर से बन गए पॉजिटिव। तो 2 के आसपास में आ गया 1.94। वही एक्शंस एंड वही एक्शंस का आपको देखना है कि क्या रिएक्शन आया, यहाँ पे नेगेटिव बना। तो ये प्रोसेसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। एक प्रॉब्लम इसमें है, क्या है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव आना कभी कभार जल्दी हो जाएगा, कभी कभार मंथ लॉन्ग बैठना पड़ेगा। तो ये सिचुएशंस भी होगा, क्योंकि जब भी अगर देखेंगे मई का महीने से 23 मई से लेके अभी जुलाई तक, ये बड़ा लंबा समय तक बैठते रहता है। एंड वो बैठेगा कब? जब नया हाईज क्रिएट होंगे, नया लोज क्रिएट होने वाले हैं, वोलाटिलिटी बहुत गिर गया या वोलाटिलिटी बहुत बढ़ गया,
उस समय में आपको ये जेड स्कोर जो है प्लस से माइनस का माइग्रेशन, माइनस से प्लस का माइग्रेशन थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस आपको थोड़ा ज्यादा दूर रोकना पड़ेगा, ज्यादा डेज वेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्विक क्विक भी मूव होंगे। एंड ये क्विक क्विक मूव होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में होते हैं। कभी कभार अगर सिचुएशन ऐसे हो गया तो ये क्या क्या लंबा समय तक कुछ रिएक्शंस नहीं देंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। आपका हेजिंग का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा उस समय में, टाइम वैल्यू डिकेज हो जाएंगे, प्रॉफिट्स भी एंटिसिपेटेड नहीं आएंगे, तो उसी तरह से रहेगा। जैसे कि जो लोग को गाइडेड प्रोग्राम में है उनको ये मैं थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो इसमें ये एक पोजीशन हम लोग लिए थे, कब लिए थे? 26/7/2023 को, 24/7/2007 को 23 को ये लिया गया। इसमें क्या किया गया? बैंक निफ्टी को बेचा गया, निफ्टी को खरीदा गया, एंड बेच के भी उसको डीप इन द मनी ऑप्शन में बैंक निफ्टी को मैंने हेज किया। यहाँ पे डीप इन द मनी पुट ऑप्शन में भी इसको हेज किया। तो क्या हुआ, अभी तो वो जब लिया गया उस समय में नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव भी आ गया, 1.5 पॉजिटिव आ चुका है। इसका रिएक्शन तो सही है, यानी कि बैंक निफ्टी में 3 लाख का ये लॉट भी बड़े थे, 19 लॉट, यहाँ पे 13 लॉट। बैंक निफ्टी में 3 लाख का प्रॉफिट, यहाँ पे 1,60,000 का लॉस, यानी कि यहाँ पे लगभग 1,60,000 का तो प्रॉफिट दिखा रहा है। बट जो हेजिंग किया गया है, जो अर्ली हेजिंग हुआ था 26 जुलाई 2023 को, सो उस समय में क्या हुआ, ये जो ट्रेड्स को जो बनाया गया है, ये जो 26 जुलाई 2023 को जब इनिशिएट किया गया था, यहाँ पे हेजिंग दोनों थे। तो ये जो हेजिंग कंपोनेंट पुट है, ये 2,43,000 यहाँ पे खा जा रहा है, बट ये दिया है 1,42,000। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट किए? ओके, यहाँ पे 1,42,000 निकल मिल रहा है, तो इसको निकाल के पहले ले आओ। 2,43,000 का तो है, लाइबिलिटी है इसमें, बट यहाँ पे 1,42,000 मिल रहा है, तो निकाल के ले आए। उसके बाद में इसको ऐसे नहीं छोड़े, फिर से हेज किए। उस समय में निफ्टी गया था कितना? 19,300 के आसपास में गया था। जब फ्राइडे में निफ्टी में थोड़ा ऊपर का मूवमेंट हुआ, उसमें ये देखने के लिए मिला, और यहाँ पे भी इसको क्लोज एंडेड किया गया, 44,000 का पुट को भेज दिया गया। तो नेट बेसिस में अभी वो 10,000 में आ गया है, तो 10,000 प्रॉफिट में है। एंड आगे चल के भी अगर मंडे को ये 19,600 650 इसे कुछ रेंज में आ जाता है, तो ये भी प्रॉफिट में दे देगा। आरबीआई का रिव्यूज भी है, और रिव्यूज फेवरेबल रहा, भी प्रॉफिट दे सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट कभी कभार पड़ जाता है, जरूरी हो जाता है। बड़ा पोजीशन में हो जाता है, छोटा पोजीशन आप छोड़ सकते हो वहां छोटा पोजीशन भी ना, अगर एक एक लॉट लेते हो तो कभी कभार हेजिंग भी छोड़ सकते हो, बट हेजिंग करना जरूरी है। वो हेजिंग तो प्रिंसिपल है, उसको तोड़ेंगे तो वो थोड़ा आपको क्या है, वो गैम्बलिंग वाला ट्रेड हो जाएगा। हेजिंग रहा तो कंफर्टेबल वाला ट्रेड जब होगा, तो उस समय सुबह में भी मैंने बताया था, ट्रेड को कोई प्रेशर के साथ में नहीं करना है। आप जो ट्रेड कर रहे हो बड़े प्रेशर के साथ में काम कर रहे हो, कितने लोग में देखा हूं इतने प्रेशर में कर रहे हो। सो ये जो हेजिंग, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जिसको खरीदा उसके साथ में एक एक प्यूट ऑप्शन खरीद लिया, जिसको बेचा उसके साथ में एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया। मुझे लंबा रुकना है, इसलिए मैंने इन द मनी कॉल ऑप्शंस के साथ में हेज किया, इन द मनी पुट ऑप्शन के साथ में हेज किया। क्योंकि ये लंबा रुकने का क्यों जरूरत पड़ा, तो यहाँ पे तो यहाँ पे लंबा रुकने का जरूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इसको बैलेंस होना है। वो एक दिन इंट्राडे में नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। एंड दूसरा चीज ये है, ये बहुत कंफर्ट वाला ट्रेड होता है जेड स्कोर में जितना भी, या बीटा डिकपलिंग बड़ा कंफर्ट का ट्रेड होता है। ये बहुत, आप अगर इसमें एक बार करोगे तो आप एंजॉय करोगे। एंड बहुत प्रेशर वाला ट्रेड जो करते हैं, पूरा इतना गिड़गिड़ाते रहते हैं, ट्रेड ले लिया तो गिड़गिड़ा के ट्रेड करने से ये तो अच्छा है कि हाँ थोड़ा कंफर्ट में हैप्पीली करो। तो ये जो चीज है, सेम मंथ, कोई नियर मंथ नहीं है, सेम मंथ जुलाई 27 तारीख को ये लिया गया। और उन्नीस जी, ये सिचुएशन में
जुलाई 21 को था, 27 नहीं है, तो वहां पे तो नैनेश जी ने कुछ 27 दिए हैं, तो यहाँ पे जुलाई का जो 21 तारीख का, ये 21 तारीख का यहीं पे ही ये इनिशिएट किया गया है 2.39 नेगेटिव में। तो इस केसेस में जुलाई मंथ तो खत्म हो गया था और ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, अगस्त का ऑप्शन में ही उसको हेज किया गया। तो ये केसेस ये होता है। हाँ, जेड स्कोर के हिसाब से ये प्रॉफिट दिया है, इसमें नो डाउट। जब जेड स्कोर 2.39 से 1.59 आया, ये जरूर बड़ा प्रॉफिट दिया है। पोजीशन बड़ा है, हेजिंग हुआ है, हेजिंग से वो गया है, वो प्रॉफिट जो है वो हेजिंग खा गया है। तो अभी क्या किया जा रहा है, जो मैंने कुछ स्पेकुलेटिव एक्शंस उसमें लिया गया, वो स्पेकुलेटिव एक्शंस क्या था, यहाँ पे 44,000 का को बेच दो, ये 26 का था, तो यहाँ पे 44,000 को बेच दो। यहाँ पे 20,000 का पुट में प्रॉफिट बुक करके निकल आओ, 19,500 का पुट ले लो। ये जो एक्शंस लिए गए हैं, ये जो एक्शंस लिया गया है, ये जस्ट एक स्पेकुलेशन से है, क्योंकि जो हमारा ऑप्शंस बाइंग में जो लॉसेस हुआ है, उसका काफी हद तक हमें रिकवर करना है, वो रिकवर हो गया। तो यहाँ पे फिर भी वैल्यू है, ऐसा क्यों नहीं, मीन्स ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू चला जाएगा। ये 1.59 में है, इसको 2 तक आना है, +2 तक आना है। ये यहीं से रिवर्स होके 0 नहीं, फिर से नेगेटिव नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे समय देगा वो समय देने से अगर जाता भी है, अगर रीहेज हो गया है, वो अगर यहीं से पॉजिटिव में नेगेटिव भी चला जाता है, फिर भी ये थोड़ा आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा। तो इसीलिए इसको बनाया गया है। तो ये जो प्रोसेस है हेजिंग करना, उसके बाद में देख के, पोजीशन को देख के, फ्यूचर में प्रॉफिट आया, ऑप्शन खा जा रहा है, तो थोड़ा रजिस्टर, थोड़ा उसमें एडजस्टमेंट कर लो। या ऑप्शन में प्रॉफिट आ जा रहा है, फ्यूचर में बड़ा लॉस है, उस समय में भी आप एडजस्ट करके थोड़ा प्रॉफिट निकाल दो, फेवरेबल सिचुएशन तो आने वाला है। तो अप्रैल के महीने में जो लिया गया था, वो ऑप्शंस में बड़ा बड़ा प्रॉफिट दे रहा था, फ्यूचर में नहीं था, तो बाद में मई का महीने में वो दे दिया, फ्यूचर में वो नलीफाई हो गया, तो जो प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट में आ गया। तो हेजिंग आपके ऊपर में है, इसे यही तो आपका काम है, क्योंकि इसमें अगर इतना कैपेसिटी है कि पैसा को 1-1.5 साल में डबल कर देगा, तो काम नहीं करोगे तो कैसे डबल होगा। तो वो इसलिए आप तो 2 चीज सीख रहे हो, हेजिंग भी सीख रहे हो, इसको भी सीख रहे हो। तो ये एडजस्टमेंट मैं आपको गाइड नहीं करूंगा कि वो कॉम्प्लेक्सिटी का कारण क्या है। विक्स लो है, मूवमेंट स्लो हो रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटीज है। जब बड़ा मूवमेंट आएगा, वोलेटिलिटी बढ़ गया, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्विक क्विक पैसा लाना बनने लगेगा। बड़ा मूवमेंट आएगा, बड़े बड़े पैसा बनेंगे, इसका कैपेसिटी बहुत है। तो कैपेसिटी इतना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। अगर जब कैपेसिटी इतना स्ट्रांग है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। किसे करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट कर लो, जो यहाँ पे है यहाँ तक कॉपी करके पेस्ट कर लो। उसके बाद में ये प्राइस को बदलो, ये सारे चीज तो अपना अपने आप फिक्स हो जाएंगे, ये तो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, वो तो फिक्स हो जाएंगे। तो कोई आप इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख सकते हो। तो ये जो चीज है आप ऐसे कर सकते हो। आप रोल ओवर भी कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ को, इस महीने में नहीं हुआ नेक्स्ट मंथ आएगा, तो कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग तो रोल ओवर करते चलते रहते हैं, 2 महीना 4 महीना तो नहीं चाहिए। नहीं, सुबह 9 बजकर जब सूरज इस दिशा में होगा, गायत्री मंत्र जप करके कान पकड़ के उसके बाद में लेना है, वो नहीं बताया मैंने। मैंने ये बताया जेड स्कोर जब बदलेगा, चाहे वो मॉर्निंग में आए, इवनिंग में आए, जो भी आए, कभी भी जब भी ये आएगा, जेड स्कोर आएगा। कौन आएगा, जेड स्कोर। जेड स्कोर फेवरेबल हुआ, एंटर करना है। 3 बजे हुआ करो, 9:15 में हुआ करो, 10 बजे हुआ करो, जब वो आएगा उसी टाइम में करना है। लॉट साइज ऐसे लो कि बाइंग वैल्यू एंड सेलिंग वैल्यू इक्वल रहे। लॉट साइज वो तो कर सकते हो, इतना में चल रहा है, कैलकुलेटर ले लो, 15 का लॉट साइज है, यहाँ पे 5, वहां पे 10, वहां पे 15, यहाँ पे 20, ऐसे कर लो। जैसे कि मेरा जो पोजीशन अभी है 510 क्वांटिटी का बैंक निफ्टी है, 1150 का है निफ्टी, तो ये हो गया। जिनका थोड़ा कम कम है वहां पे 650 का भी होगा, 650 के साथ में 285 का भी हो सकता है।
या 265 का हो सकता है, ये से भी कर सकते हो। तो आप कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू जो है वो तो इजी कैलकुलेशन है, एक एक लॉट में भी कर सकते हो, एक एक लॉट में भी थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा, इक्वल मैच नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, वो भी कर सकते हो। और सिर्फ ये बैंक निफ्टी का नहीं है, सभी में आता है। हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर है, जिन लोगों के पास में ये सॉफ्टवेयर है, इन सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, आप लोगों को जितने भी फ्यूचर सिंबल है, निफ्टी 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 का जितना भी फ्यूचर सेगमेंट में सिंबल है, सबको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये रियल टाइम होता है, यानी कि रियल टाइम बेसिस में जो स्टॉक्स हायर वोलाटिलिटी में है उनको एक ग्रुप, जिनका वोलाटिलिटी अभी गिर रहा है वो एक ग्रुप, जिनका वोलाटिलिटी में कोई बदलाव नहीं वो एक ग्रुप। उसके बाद में उनका जेड स्कोर क्या है, कोरिलेशन क्या है, दिया गया। मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी में नहीं करना है, निफ्टी के साथ में कोई निफ्टी स्टॉक में करना है, तो एक्सिस बैंक भी निफ्टी में होगा, तो एक्सिस बैंक भी निफ्टी में होगा, तो उसका अगर करना चाहे तो उसका जेड स्कोर देख के कर सकते हो, निफ्टी एंड एक्सिस बैंक। निफ्टी के साथ में एचडीएफसी बैंक को करना है तो वो भी कर सकते हो, तो निफ्टी के साथ में आईसीआईसीआई बैंक का करना है वो भी कर सकते हो अगर वो, तो ये भी एक एक वे है। एंड उसका लेटेस्ट जो करंट, ये तो हो गया फ्राइडे तक का। अगर आपको देखना है कि हाँ अभी करंट में क्या चल रहा है जेड स्कोर, तो इसमें जस्ट ये सिंबल पे अपना क्रसर को ले लो, डबल क्लिक कर दो, एक्सिस का जो लिखा गया है एक्सिस, उसको कोई सिलेक्ट विलेक्ट कुछ नहीं करना है, जो भी सिंबल में आपको काम करना है उसी में ले लो, डबल क्लिक लगा दो, 2 बार माउस को क्लिक करो, थोड़ा वेट करो, कोई भी कैलकुलेशन उसको करना है, वो अगर टिकर लेके डाटा दिखा देता तो वो जल्दी दिखा देगा। तो यहाँ पे ये प्राइस फेच करेगा, सारा कैलकुलेशन करेगा, आपको दिखाएगा। तो हाँ, फ्राइडे का क्लोजिंग तक था ये 1.6, अभी चल रहा है 1.33, तो इसी हिसाब से डिसाइड करो जो करना है। तो ये सारे अलग अलग स्टॉक्स में भी आप कर सकते हो, ये निफ्टी के साथ में बनाए गए। आप अगर फिन निफ्टी के साथ में कर सकते हो, अपना एक्सेल शीट बना के करो, ये सॉफ्टवेयर में नहीं है। अगर आपको आपको करना है आईटी इंडेक्स के साथ में करना है, तो आप अपना एक्सेल शीट बना के करो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ही होगा, सभी में हो सकता है। तो प्रिंसिपल सेम रहेंगे। ये जेड स्कोर को यूज करके आप छोटे स्मॉल ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इसमें दिया गया क्या, अगर ये स्टॉक्स 1 महीने का इन्वेस्टमेंट, बड़ा नहीं, तो यहाँ पे अगर इसका जेड स्कोर है 1.5, फॉलिंग वोलाटिलिटी में है, ये वाला लिस्ट में है, एंड उसका जेड स्कोर 1.5 है, ये सारे कैंडिडेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 1 मंथ इन्वेस्टमेंट से 1 मंथ का इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही है, शॉर्ट टर्म। तो रिलायंस हुआ, बाटा इंडिया हुआ, विप्रो हुआ, टीसीएस हुआ, जहां पे 1.5, इन्फी हुआ, ये सब 1 महीने के इन्वेस्टमेंट, वोलाटिलिटी फॉलिंग में होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में भी काम करेगा। इंट्राडे के लिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी ये काम करता है, ये भी दिया गया है यहाँ पे। 1.5 जेड स्कोर होना चाहिए, वोलाटिलिटी राइजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, ये इंट्राडे बाइंग के लिए सही है। यानी कि इस ग्रुप में जिनका भी बोला 1.5 पॉजिटिव में होगा, वो उसमें अगर बाइंग ब्रेकआउट मिलता है, वो स्टॉक्स में, उस तरह का स्टॉक्स में ट्रेड का सक्सेस बढ़ जाएगा, ये भी बताता है। तो उल्टा हो जाएगा, माइनस होगा, वोलाटिलिटी बढ़ रहा होगा, तो वो सेलिंग के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है, तो उसका कंडीशन आप लगा दो। उसी तरह से 60 का कोरिलेशन से है, वोलाटिलिटी राइज है, इंट्राडे बाई ट्रेड के लिए भी है। अगर जेड स्कोर को नहीं लेके कोरिलेशन को देखना चाहते हो तो वो भी देख के सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे के लिए ये भी काम में देगा। छोटे ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट, 1 महीने का इन्वेस्टमेंट, उसके लिए काम पे देगा, पेयर ट्रेड के लिए काम पे देगा। इसका वर्सटाइल रूल्स है, एंड ये सिर्फ हमारा दिया जाता है जिन लोगों के पास में हमारा सॉफ्टवेयर है, वो इसे कर सकते हैं। नहीं तो आप एक्सेल में भी, क्या मैं ये इंडेक्स के नहीं लेके मैं आईसीआईसीआई कोटक को ले सकता हूं? नहीं ले सकते। कोई दोनों कंपनी का अगर करना है तो आपको बीटा डिकपलिंग देखना पड़ेगा, जेड स्कोर नहीं। जेड स्कोर को समझो वो क्या है, वो
ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई का इनबैलेंस बताता है। उसको एक नैरो डोमेन में यूज करोगे, दोनों स्टॉक का आप मुझे डिमांड सप्लाई बताओ, तो वहां पे वो फेल हो जाएगा। उसको बड़ा चाहिए, बड़ा डोमेन से वो उसका नॉर्मलाइज करके निकालता है। एक एंटिटी बड़ा होना चाहिए, इंडेक्स विथ स्टॉक ठीक बैठेगा, इंडेक्स विथ इंडेक्स बैठेगा। एक बड़ा एंटिटी रहना चाहिए, एक बड़ा एंटिटी। दोनों स्मॉल एंटिटी हो गए तो हो नहीं पाएगा। उसका वो क्या है, बीटा डिकपलिंग यूज करो। बीटा डिकपलिंग में दोनों छोटे भी होंगे भी चलेगा, क्योंकि वो चलता है जिसका वोलाटिलिटी ज्यादा उसी को ही इंडिपेंडेंट, तो वो अलग कंसेप्ट में काम करता है। उस समय में बीटा डिकपलिंग काम करेगा, ये नहीं काम करेगा। एक डोमेन बड़ा होना चाहिए, ए बड़ा रहा तो बड़ा के साथ में छोटे छोटे सब कंपेयर होंगे, तब जाके वहां पे डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैचेस निकलेगा। ये होता है जेड स्कोर का। बीटा डिकपलिंग हो गया तो वो छोटे से छोटे उसका वैल्यू बेस्ड होता है, वो निकालता है। का मतलब होता है अगर ये 98% कोरिलेशन बताता है, इसका मतलब ये होता है पिछले 100 दिन में जब भी निफ्टी अगर पिछले 100 राइजिंग डेज दिया है, उसमें 98 डेज बैंक निफ्टी भी राइजिंग डे दिया है। पिछले जब भी ये 100 फॉलिंग डेज दिया है, गिरा है, उस समय में 98 फॉलिंग डेज भी बैंक निफ्टी दिया है। तो यही होता है कोरिलेशन। तो यहाँ पे अगर 60 हो गया तो बताएगा ये जो पर्टिकुलर कंपनी है सीयूबी, तो ये कंपनी निफ्टी 100 दिन राइज दिया है, तो ये उसमें से 60 दिन राइजिंग डे दिया है। 100 दिन अगर निफ्टी फॉल हुआ है तो ये 60 दिन फॉल हुआ है। वही कोरिलेशन बताता है। कोरिलेशन का और कुछ रूल्स नहीं है। पिछले 100 डेज से, क्योंकि उसका वैल्यू है 100, पिछले 100 डेज से और पिछले 100 अकरेंस से, पिछले 100 प्रोबेबिलिटी से कितने प्रोबेबिलिटीज दोनों मानकर चले हैं, दैट इज कॉल्ड योर कोरिलेशन। कोरिलेशन वही होता है, बट उसके आगे भी बहुत इंडिकेटर है। को इंटीग्रेशन है, को वेरिएंस है, बहुत सारी चीज है। वो आगे भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है। वो आपका जो आगे वाला जो पढ़ेंगे तो वो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो भी अलग चीज का है। वी आर डूइंग कोरिलेशन विथ निफ्टी, निफ्टी के साथ में कोरिलेशन बैठा रहे। वो देखने के लिए क्या हेज करें या ना करें, थोड़ा वेट कर ले। 90% का अगर कोरिलेशन पे बैंक निफ्टी का लेते हैं तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। 98% है, थोड़ा थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाते हैं, या थोड़ा अगर हेज करेंगे तो थोड़ा ओटीएम ऑप्शन में भी कर सकते हैं। बट जहाँ पे 50% है वहां पे एंट्री तो मारेंगे, बट वहां पे क्या करना है, थोड़ा हेजिंग ज्यादा से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इनबैलेंस इज मोर। तो ये भी बदलने वाला क्वांटिटी है। सक्सेस रेट निफ्टी बैंक निफ्टी में बढ़िया है। सॉफ्टवेयर है जो स्मार्ट आईटी का जो लोग लिए हैं, स्मार्ट आईटी, ये सॉफ्टवेयर जो लिए हैं इनको ये टूल कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया है, नहीं तो फुल सॉफ्टवेयर जो लोग लिए हैं इनको भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया है। क्योंकि ये थोड़ा हायर एंड टूल है, इसको ये कॉन्सेप्ट देख के करना पड़ेगा। सब तो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी सेक्शन तो इंट्राडे के पीछे में भागते हैं। इंट्राडे के अगेंस्ट में कुछ एक लफ्ज भी कर बोल दिया तो वो भाग जाएंगे, वो करेंगे नहीं। मुझे स्टॉप लॉस बताओ, टारगेट बताओ, हर दिन अंबानी बनना है, वो सोच है। तो जब इसको इसीलिए हम लोग किए, हाँ ये तो बहुत पावरफुल बढ़िया टूल है, बट इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर लिए। जो लोग हमारा प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, सॉफ्टवेयर को फॉलो करते हैं, तो उसको उनको हिडनली सीक्रेटली दे दिए, एक सीक्रेट गिफ्ट दिया गया कि इसको लेके आप काम पे लगाओ। इसको लिस्ट भी नहीं किए यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को समझ के करना है। एंड इसमें इतना बड़ा पोटेंशियलिटी भी है। जब पोटेंशियलिटी है तो वो अधिकारी लोगों को दिया जाना चाहिए जो उसका अधिकार रखते हैं। अधिकारी लोग कौन है? जो हमारा सारे सॉफ्टवेयर लिए, ये सॉफ्टवेयर लिए, फुल पैकेज बायर्स हुए, जिनको हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर में ट्रस्ट है, तो उनको दिया गया। क्योंकि अगर
जो लोग उसका अधिकारी नहीं है उनको देके भी 10-15 हजार में बेच देने 5 देने, उनको तो डाटा ही दिखेगा, नंबर ही दिखेगा। हाँ, जिसमें सिर्फ 2-3 ही निकलता है, उसमें क्या करना है। आप अभी इस प्रोग्राम में आ गए, आपको समझ में आ गया। अगर इसको हम पब्लिक में डाल दें, बोले कि यहाँ इसको 15,000 लेंगे, 25,000 लेंगे, तो जो लिया वो बोलेगा इसमें तो सिर्फ 1-2 दिख रहा है, ये 1-2 देख के मुझे क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे इस तरह का ट्रेड करने के लिए ट्रेड से ज्यादा जरूरी है माइंड सेट का बदलना। माइंड सेट कैसे बदले, मुझे पेयर ट्रेड करना है, हेजिंग करना है, तो इसीलिए इसमें ये चीज यहाँ जो है इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइंड सेट, पेयर ट्रेड हर कोई कर नहीं सकता, उसके लिए माइंड सेट का जरूरत है, बहुत जरूरी है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी हर कोई नहीं कर सकता। ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप लोग जो ये प्रोग्राम में आए हो, आप लोग ये समझते हो, हाँ मुझे कैलेंडर इसी कंडीशन में लेना है, मुझे बॉक्स स्प्रेड इसी कंडीशन में लेना है। बिकॉज ये जो कैटेगरी ऑफ ट्रेड होता है ये सिर्फ मैच्योर ट्रेडर लोगों को सुइटेबल होता है। जो लोग मैच्योर्ड है, जिनको ट्रेड से पैसा कमाना है इन ट्रू सेंस में कमाना है, उनके लिए सही है। जो जो लोग सिर्फ सपने का दुनिया जीते हैं, यानी कि सपना में है पैसा आएगा आएगा, जिस भी तरह से करो पैसा आएगा मार्केट में, उनके लिए ये सब कॉन्सेप्ट कुछ काम का ही नहीं है, कोई काम का नहीं। ये तो मैं बार बार बोलता हूँ। जिनको सपने में पैसा कमाना है तो वो जेड स्कोर हो, ऑप्शन स्ट्रैटेजी हो, बीटा डिकपलिंग हो, उनको कोई काम पे नहीं आएगा। क्योंकि उनका एक ही एडवाइजर है, टीवी चैनल सीएनबीसी को ओपन कर लो, वहां पे बग 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 चल रहा है सुबह से शाम तक, वही उनको सुनना है, उसी हिसाब से काम करना है। तो उनको कुछ पढ़ना नहीं है, सीखना नहीं है, कुछ नहीं करना है। वो एक कैटेगरी है, उसको हम बंद नहीं कर सकते। वो कैटेगरी जरूरी भी है, या तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, तो वो लोग भी जरूरी है मार्केट के लिए। बट ये सारे सिस्टम को करने के लिए काम करना पड़ेगा, प्रोफेशनली आपको करना पड़ेगा, आपको कन्विंस होना पड़ेगा। देयर इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है जो काम करता है। पहले आपको कन्विंस होना है, कन्विंस होना है। हाँ, इस गाड़ी में बैठूंगा तो दिल्ली तक जा सकता है, नहीं इस गाड़ी में बैठूंगा तो ये जाएगा नहीं, रास्ते में रुक जाएगा। तो वो कन्विक्शंस भी आपको आना चाहिए। ये सारे चीज होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये होने से ही ये काम करेगा। इसका एबिलिटी है इसका, तो आप खुद ही जब इसको बैक टेस्ट करोगे आप देखोगे। ये मैंने बताया एक एक साल में इसका कैपेसिटी है टू डबल द मनी 1 to 1.5 years में। इस तरह का अगर पोटेंशियलिटी ये मेथड रखता है, ये सिस्टम रखता है, ये सिस्टम में वो इतना इजीली नहीं आएगा। दैट हैज टू, यू हैव टू वर्क फॉर दैट, यू हैव टू हेज फॉर दैट। हेज करना है, वर्क करना है, उसमें मनन करना है, चिंतन करना है, इसको बिलीव करना है, होल्ड करना है, ये सारे चीज आपको करना है पड़ेगा। बिलीव करते हो तो ये तो बदलेगा ही बदलेगा, तो आपको वेट करके बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। आज नहीं आया, 10 दिन में नहीं आया, 30 दिन में आएगा। तो इस तरह से आपको इसमें ये करेंगे तो ये फायदा देगा।